जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा पाही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना। एक ऐसा प्लेबैक सिंगर जिसके एक लाइव कॉन्सर्ट की टिकट लाखों रुपए में बिकती है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिन। जिसके स्टेज पर आते ही हजारों की भीड़ पागलों की तरह रोने लगती है और जिसके गाए हुए गाने के बिना बॉलीवुड की 500 करोड़ की फिल्म भी आज अधूरी और बेजान लगती है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी। वो सिंगर जिसकी आवाज ने लगातार कई साल तक स्पॉटिफाई पर भारत के सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले आर्टिस्ट का रुतबा हासिल कर एक पूरी जनरेशन को रोमांस करना सिखाया। संभल जा जरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉमर्शियल सक्सेस की चमचमाती पीआर इमेज के पीछे एक ऐसा रेस्टलेस, फ्रस्ट्रेटेड और बागी आर्टिस्ट छिपा है जिसने बॉलीवुड की चकाचौंध और खोखलेपन को सरेआम लात मारकर पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में खुरदरी, डार्क और आर्ट हाउस फिल्में डायरेक्ट करना शुरू कर दी हैं। No, I've understood one thing, that I'm not so important, you know. I've stopped giving myself that much of value कि रिजेक्शन नहीं ले सकते। रिजेक्शन ले सकते हैं, इट्स ओके। मिलने है मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई। क्या आप मानेंगे कि रोमांटिक गानों के बेताज बादशाह कहे जाने वाले ये सिंगर अपनी प्लेबैक सिंगिंग की कॉमर्शियल दुनिया से अंदर ही अंदर इस कदर उब चुके थे कि अपने करियर के सबसे पीक पर इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। छोड़ दिया वो रास्ता जिस राह। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस म्यूजिक इंडस्ट्री ने इन्हें भगवान बना दिया, उसी इंडस्ट्री के बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स की मोनोपोली को तोड़ने के लिए इन्होंने अपना खुद का एक ऐसा इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम और म्यूजिक स्कूल तैयार कर लिया है जो मुंबई के एलिट स्टूडियोज को भी एक सीधी और साइलेंट चुनौती दे रहा है। फॉर दैट आई फील मेरे स्कूल में तो ग्राउंड रहना बहुत जरूरी है। आज बेबाक बॉलीवुड के इस म्यूजिकल एपिसोड में हम किसी रोमांटिक सिंगर की मखमली और पीआर ड्रिवन दास्तान नहीं सुनाएंगे, बल्कि हम उस सच का पर्दाफाश करेंगे जो एक बेचैन क्रिएटर को सिर्फ एक लवर बॉय सिंगर के सांचे में कैद करके रखना चाहती है। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी सर्वाइवर अरिजीत सिंह की। इस वीडियो में हम गहराई से इस बात की तहकीकात करेंगे कि कैसे साल 2005 से 2012 के बीच गुमनामी के अंधेरे में म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर रातें गुजारने वाले इस लड़के ने बॉलीवुड के पूरे सिस्टम को हैक किया। कैसे सलमान खान के उस मशहूर विवाद ने असल में इनके लिए एक वेकअप कॉल का काम किया। म्यूजिक इंडस्ट्री की वो रॉयल्टी और शोषण की पॉलिटिक्स क्या है जिसने इन्हें अंदर से तोड़ दिया, और कैसे एक प्लेबैक लेजेंड अपनी बनी बनाई लेगेसी को दांव पर लगाकर साज जैसी फिल्म बनाकर उस डार्क और अनिश्चित दुनिया में छलांग लगा चुका है जहां एक फ्लॉप पूरी इज्जत मिट्टी में मिला सकती है। ख्वाब देखूं या न देखूं। 25 अप्रैल 1987 को मुर्शिदाबाद के जियागंज में जन्मे इस लड़के ने बचपन से ही हजारी बंधुओं से विशुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत, रविंद्र संगीत और तबला वादन की बेहद कठिन तालीम ली थी। जब साल 2005 में ये 18 साल की उम्र में सोनी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल में हिस्सा लेने मुंबई आए तो इनकी क्लासिकल ट्रेनिंग और मासूम आवाज ने जजेस को तो इम्प्रेस किया, लेकिन पब्लिक के कम वोट्स की वजह से इन्हें टॉप 6 से ही शो से बाहर होना पड़ा। रियलिटी शो से बाहर होने का वो रिजेक्शन किसी भी नए आर्टिस्ट को डिप्रेशन में ला सकता था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय उसी साल एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया और वहां जीत हासिल करके 10 लाख रुपए की इनामी राशि भी अपने नाम की। मेरी सोनी मेरी तमन्ना झूठ नहीं है मेरा प्यार। कोई दूसरा लड़का उस पैसे से शायद एक लग्जरी कार खरीदता या अपने होम टाउन वापस लौट जाता, लेकिन इन्होंने उस रकम से अपना खुद का एक म्यूजिक प्रोग्रामिंग सेटअप तैयार किया और मुंबई के अंधेरे स्टूडियोज में बतौर म्यूजिक असिस्टेंट काम करना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब संघर्ष इनकी रूह को आजमा रहा था। इसी दौरान संजय लीला भंसाली ने फेम गुरुकुल में इनकी आवाज सुनकर इन्हें फिल्म सांवरिया का गाना यूं शबनमी भी गवाया था, लेकिन बॉलीवुड की पॉलिटिक्स के चलते आखिरी वक्त पर उस फिल्म के सारे गाने किसी और से गवा लिए गए और इनकी आवाज को डब्बे में डाल दिया गया। टिप्स कंपनी ने भी इन्हें एक एल्बम के लिए साइन किया था और 1 साल तक सैलरी भी दी, लेकिन जब कोई एल्बम नहीं बनी तो इन्होंने खुद ही खुददारी दिखाते हुए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और पैसे लेने से भी मना कर दिया, जिसके बाद हालात इतने खराब हो गए कि इन्हें मुंबई छोड़कर वापस कोलकाता लौटना पड़ा। सितम कर तू जरा और सितम कर दे आजा बेवजह सा ये
लेकिन मुंबई की चकाचौंध और अपने अंदर की भूख ने इन्हें वापस खींचा, जिसके बाद इन्होंने शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर और प्रीतम जैसे बड़े संगीतकारों के साथ असिस्टेंट म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर दिन रात एक मजदूर की तरह काम करना शुरू किया। साल 2010 के आसपास गोलमाल 3, क्रूक और एक्शन रिप्ले जैसी फिल्मों के बैकग्राउंड स्कोर और ट्रैक अरेंजमेंट में इन्होंने बिना कोई क्रेडिट लिए सैकड़ों घंटे बिताए, जहां कई बार इन्हें डमी और घोस्ट वोकल्स भी गाने पड़े। हालांकि यही से इनके अंदर एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी स्प्लिट भी पैदा हुआ। ये समझ चुके थे कि बॉलीवुड के सिस्टम में सिंगर की कोई अहमियत नहीं होती, वो तो सिर्फ एक आवाज होता है जिसे म्यूजिक डायरेक्टर एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। इस थका देने वाले एक्सपीरियंस ने इनके अंदर म्यूजिक क्रिएशन की हर बारीकी को तो भर दिया, लेकिन साथ ही बॉलीवुड के सिस्टम के प्रति एक गहरी नफरत भी पैदा कर दी। जाए तू कहीं भी ये सोचना कोई साल 2011 में फिल्म मर्डर 2 के गाने फिर मोहब्बत और साल 2012 में एजेंट विनोद के गाने राब्ता के साथ आखिरकार इन्हें वो ब्रेक मिला जिसने इंडस्ट्री को इनकी आवाज का असल जादू दिखाया। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया। साल 2013 इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा वाटरशेड मोमेंट था जिसने म्यूजिक का पूरा गणित ही पलट कर रख दिया, जब मिथुन के कॉम्पोजिशन में फिल्म आशिकी 2 का गाना तुम ही हो रिलीज हुआ। इस एक गाने ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया, हर युवा दिल की धड़कन बन गया और इनके करियर को उस ऊंचाई पर ले गया जहां पहुंचने में लेजेंडरी गायक को भी शायद दशकों लग जाते हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे इसके बाद ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस और रामलीला जैसी फिल्मों ने इन्हें रातों रात नेशनल सेंसेशन बना दिया। तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, मन चली चाल कैसे न तुझ संग लगाया ऐसा। और दोस्तों साल 2014 से 2016 के बीच का अगर आप डेटा देखेंगे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। इस दौरान इन्होंने हर साल एवरेज 30 से 40 टॉप टियर गाने गाए। यूट्यूब के बिलियन व्यूज क्लब में तुम ही हो, चन्ना मेरेया, जालिमा और अगर तुम साथ हो जैसे गानों ने जो रिकॉर्ड बनाए वो आज भी कायम है। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। लगातार कई साल तक ये स्पॉटिफाई इंडिया के नंबर 1 मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट बने रहे, जहां इनके मंथली लिसनर्स करोड़ों में पहुंच गए। बॉलीवुड का ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर, कोई सुपरस्टार या कोई बड़ा बैनर नहीं था जो अपनी फिल्म में इनकी आवाज नहीं चाहता हो। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। लेकिन इसी डेटा और इन करोड़ों व्यूज के पीछे एक बहुत भयानक साइकोलॉजिकल कीमत भी चुकाई जा रही थी। दरअसल बॉलीवुड में जब कोई चीज़ बिकने लगती है तो प्रोड्यूसर्स उसे एक फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाकर तब तक निचोड़ते हैं जब तक कि उसकी रूह न मर जाए। इन्हें हर दिन एक ही तरह के दर्द भरे, रोते हुए या रोमांटिक गाने गाने के लिए मजबूर किया गया। फेम इनके लिए कोई वरदान नहीं बल्कि एक खतरनाक एडिक्शन और बोझ बनता जा रहा था। तो सुनना जब से मिले एक ऐसा इंसान जिसने बचपन में विशुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत की तालीम ली हो, उसके लिए एक एयर कंडीशनड स्टूडियो में खड़े होकर ऑटो ट्यून के सहारे बिना रूह वाले कॉमर्शियल गाना गाना अपनी क्रिएटिविटी का गला घोटने जैसा था। यानी सफलता की इस पीक पर ये आर्टिस्टिक बर्नआउट का शिकार हो रहे थे। बाहर से देखने पर ये एक सक्सेसफुल सिंगर लग रहे थे, लेकिन इनके अंदर का क्रिएटर हर दिन इस कॉमर्शियल घुटन में दम तोड़ रहा था। अरिजीत सिंह मेरा एक बचपन में जो एक नाम था मेरा, और जब अभी जो नाम है उसमें बहुत अंतर है। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। इसी भयानक घुटन और साइकोलॉजिकल एग्जॉशन के बीच साल 2014 के स्टार गिल्ड अवार्ड्स में एक ऐसी घटना घटी जिसने बॉलीवुड की पावर डायनामिक्स और ईगो के सबसे गंदे चेहरे को सरेआम दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। सभी दे रहे हैं जी। मैं नहीं डरा सर। थैंक यू। ये वो रात थी जब आशिकी 2 के लिए इन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिलना था। अरिजीत प्रीतम के स्टूडियो में लगातार काम करके बेहद थके हुए थे और महेश भट्ट के जोर देने पर ये बिना किसी डिजाइनर कपड़े के एक साधारण सी शर्ट, ट्राउजर और पैरों में चप्पल पहनकर अवार्ड शो में पहुंच गए और अपनी सीट पर बैठते ही थकान की वजह से सो गए। जब अवार्ड के लिए इनका नाम पुकारा गया तो किसी ने इन्हें जगाया और ये उसी नींद की खुमारी और साधारण हुलिया लिए स्टेज पर चले गए। स्टेज पर उस शो को होस्ट कर रहे बॉलीवुड के सबसे बड़े दबंग भाईजान सलमान खान ने इनके चप्पल वाले हुलिये को देखकर सरकास्टिक लहजे में कहा कि चप्पल पहनकर अवार्ड लेने आया है, सो रहे थे क्या? एक सच्चे और थके हुए आर्टिस्ट ने, जो उस फिल्मी दिखावे से कोसों दूर था, बेहद सहजता से माइक पर पलटकर जवाब दिया कि आप लोगों ने सुला दिया था। सो गए थे मेरी आशिकी आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। ये सिर्फ 5 शब्दों का एक वाक्य था, लेकिन इस वाक्य ने भाईजान के ईगो को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि इसके बाद जो हुआ वो इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स का सबसे खौफनाक रूप था।
रा 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 रा। इसमें तो नींद ही आ गई यार। डेफिनेटली। इन्होंने उसी रात स्टेज पर और बाद में पर्सनली मैसेज करके सलमान खान से कई बार माफ़ी भी मांगी, लेकिन माफ़ी का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद सलमान खान की फिल्मों से इनकी आवाज़ को हटाया जाने लगा। फिल्म किक से इनका गाया हुआ गाना रिजेक्ट कर दिया गया। बजरंगी भाईजान में इनके गाए हुए एक इमोशनल गाने को फिल्म में शामिल ही नहीं किया गया। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फिल्म सुल्तान का सुपरहिट गाना जग घूमे आ इनसे गवाने के बाद आखिरी वक्त पर उसे हटाकर राहत फतेह अली खान से गवा लिया गया। मुझे एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे इस गाना किसी ने भी पहले गाया हुआ था, मुझे नहीं पता था इस बारे में। जग घूमिया थारे जैसा न कोई जग। अरिजीत ने सोशल मीडिया पर एक खुला माफीनामा भी लिखा, जिसमें इन्होंने एक बेहद इमोशनल और दर्द भरी लाइन लिखी थी कि मैं सिर्फ एक बार आपके लिए गाना गाकर रिटायर होना चाहता हूँ। बॉलीवुड में कहा जाता है कि जिसने भी भाईजान से पंगा लिया उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन इनके टैलेंट के आगे आखिरकार उस पावर सिस्टम को बदलना पड़ा और फाइनली इन्हें सलमान के लिए गाना गाने का मौका मिला। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक विवाद या माफीनामे तक सीमित नहीं थी। ये तो उस ज्वालामुखी की बस एक चिंगारी थी, क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी ने अरिजीत के दिमाग में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट ला दिया था। अरिजीत ने अब करीब से देख लिया था कि बॉलीवुड का ये सिस्टम कितना खोखला, अनसर्टेन और टॉक्सिक है, जहां आपकी बरसों की मेहनत और आपके टैलेंट को किसी एक स्टार के ईगो की वजह से पल भर में कचरे के डिब्बे में डाला जा सकता है। यही वो वेकअप कॉल थी जिसने इन्हें पीआर ड्रिवन और झूठी दुनिया से हमेशा के लिए बगावत करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया से दूरी बनाने के पीछे सिर्फ एक सुपरस्टार का विवाद नहीं था, बल्कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का वो सड़ा हुआ कॉर्पोरेट सिस्टम भी था जो सिंगर्स को एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक दिहाड़ी मजदूर की तरह ट्रीट करता है। ज्यादातर सिंगर्स मानते हैं कि बॉलीवुड में टी सीरीज और जी म्यूजिक जैसी बड़ी कंपनियों की जो मोनोपोली है उसने क्रिएटिव फ्रीडम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, और तो और यहाँ सिंगर्स को अपने ही गाए गानों के लिए कोई रॉयल्टी भी नहीं मिलती। एक सिस्टम होना चाहिए म्यूजिशियंस के लिए, सिंगर्स के लिए, जैसे पहले होते थे अभी भी। आप स्क्रैच गाओ, फाइनल में रहे ना रहे, यू गेट अ पेमेंट। जब कोई गाना YouTube पर बिलियन व्यूज क्रॉस करता है तो म्यूजिक लेबल्स उसे करोड़ों रुपए छापते हैं। एक्टर्स उन गानों पर परफॉर्म करके अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन जिस सिंगर की आवाज की वजह से वो गाना हिट होता है उसे बाई आउट कॉन्ट्रैक्ट के तहत सिर्फ एक बार गाने की मामूली फीस देकर के साइड कर दिया जाता है। जैसे अलीशा चिनाय को कजरारे जैसे कल्ट क्लासिक गाने के लिए महज 15,000 रुपए मिले थे। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा। इतना ही नहीं, आज के दौर में म्यूजिक लेबल्स एक ही गाने को 3-4 अलग अलग सिंगर से गवाते हैं, जिन्हें घोस्ट वोकल्स या डमी कहा जाता है, और फिर रिलीज के वक्त जिसका वर्जन सबसे ज्यादा कॉमर्शियल लगता है उसे रख लेते हैं और बाकियों को बिना बताए डस्टबिन में डाल दिया जाता है। अरिजीत सिंह ने सालों तक इस सिस्टम के अंदर रहकर अपनी आत्मा को घुटते हुए देखा, जहां रीमिक्स कल्चर ने ओरिजिनल म्यूजिक की हत्या कर दी और जहां हर दूसरे हफ्ते पुराने गानों को एक रैप में डालकर नया बनाकर बेचा जा रहा है। एक ऐसा इंसान जो संगीत को इबादत मानता हो, उसके लिए इस तरह के कॉर्पोरेट सिस्टम में काम करना एक भयानक आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा करता है। अरिजीत समझ चुके थे कि एक प्लेबैक सिंगर की इंडस्ट्री में कोई इज्जत नहीं होती, वो सिर्फ एक डिस्पोजेबल है जिसे प्रोड्यूसर जब चाहे बाहर फेंक सकते हैं। और इसी नफरत और फ्रस्ट्रेशन ने 27 जनवरी 2026 को इन्हें ये डार्क और अनफिल्टर्ड स्टेटमेंट देने पर मजबूर कर दिया कि अब ये प्लेबैक सिंगिंग से रिटायर हो रहे हैं। हालांकि ये कोई थकान नहीं थी, बल्कि ये प्लेबैक सिंगिंग की मोनोपोली के मुंह पर एक खुला तमाचा था। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। दोस्तों, प्लेबैक सिंगिंग में जब आप नंबर 1 पर होते हैं तो हर कोई आपको उसी सेफ जोन में रखना चाहता है, लेकिन एक सच्चा आर्टिस्ट कभी सेफ जोन में जिंदा ही नहीं रह सकता। जब गानों के लिरिक्स और ऑटो ट्यून की म्यूजिक ने इन्हें पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर दिया तो अरिजीत ने अपनी आर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए एक रिस्की रास्ता चुना, जिसमें इनकी पूरी लेगेसी दांव पर लग गई, फिल्म मेकिंग। साल 2018 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के रेड कारपेट पर एक बंगाली फिल्म का प्रीमियर हो रहा था जिसका नाम था सा। पूरी इंडस्ट्री हैरान थी कि बॉलीवुड के सबसे बड़े रोमांटिक सिंगर ने अचानक एक फीचर फिल्म डायरेक्ट क्यों कर दी है। जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि इनकी फिल्म में बॉलीवुड जैसा रोमांस होगा, विदेशी लोकेशंस होंगी और मेलोडी वाले कॉमर्शियल गाने होंगे, वो फिल्म देखकर हक्के बक्के रह गए। So Satyajit Ray films, I kind of changed as a person. So then I realized that film has the power to change somebody in a good way also, in a bad way also, however you take. But it can impact your life. सा कोई कॉमर्शियल पॉट बॉयलर नहीं थी, बल्कि ये एक बेहद खुरदरी, डार्क और ज़मीनी आर्ट हाउस फिल्म थी। इसकी कहानी एक ग्रामीण परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक पिता अपने बेटे को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की गहराई और डिसिप्लिन सिखाना चाहता है। इस फिल्म का पूरा थीम कला की शुद्धता, एकांत और कॉमर्शियलिज्म से दूर असली संगीत की तलाश पर आधारित था। इसमें कोई ग्लैमर नहीं था, कोई बड़ा स्टार नहीं था और लिप सिंक वाले आइटम सॉन्ग्स भी नहीं थे।
And if the film is making sense, if it is in a logical ground, then you start relating to it. And then you learn. That becomes a data. इन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी ओरियन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट की नींव भी रखी, जिसके तहत अब ये सिर्फ रीजनल और आर्ट हाउस सिनेमा पर फोकस कर रहे हैं। डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठकर इन्होंने वो पावर हासिल कर ली है जो एक प्लेबैक सिंगर के पास कभी नहीं होती, यानी कहानी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की आज़ादी। जो सांझ ख्वाब देखते थे ना। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस बगावत का दूसरा और कड़वा पहलू देखें तो इंडस्ट्री के कई क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट्स इस पूरी इंडिपेंडेंट इमेज पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। आलोचकों का कहना है कि इनकी फिल्म मेकिंग की जर्नी अभी तक कोई बड़ा कमर्शियल इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई है। साथ जैसी फिल्मों को फेस्टिवल की सर्किट में थोड़ी तारीफ तो मिली, लेकिन वो आम जनता तक नहीं पहुंच सकी। तो क्या ये बगावत असल में सिर्फ एक पर्दा है जहां अरिजीत बॉलीवुड के उसी करोड़ों रुपए के कमर्शियल पैसों का इस्तेमाल अपनी इंडिपेंडेंट और अनसक्सेसफुल आर्ट हाउस फिल्मों को फंड करने के लिए कर रहे हैं, या फिर ये एक ऐसा डार्क पैराडॉक्स है जहां एक आर्टिस्ट सिस्टम को गालियां भी देता है और उसी सिस्टम के अंदर रहकर पैसे कमाने को भी मजबूर है। शोहरतें तो नहीं है मिली। क्रिटिक्स चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इस इंसान ने अपनी निजी जिंदगी में जो कदम उठाए हैं वो बॉलीवुड के किसी भी स्टार के चैरिटी पीआर से बहुत अलग और बहुत ज़्यादा गहरे हैं। इन्होंने मुंबई के आलीशान पेंट हाउस को छोड़कर अपने होम टाउन जियागंज में परमानेंटली शिफ्ट होने का जो फैसला लिया वो सिर्फ एक ब्रेक नहीं था, बल्कि एक पूरा एम्पायर खड़ा करने की शुरुआत थी। जहाँ दूसरे स्टार्स अपनी इमेज को चमकाने के लिए एनजीओ खोलकर मीडिया को बुलाते हैं, पेपराजी के सामने गरीबों को खाना बांटते हैं, वहीं इन्होंने मुर्शिदाबाद में तत्वमसी नाम की एक संस्था खड़ी की है जो बिना किसी शोर शराबे के ग्राउंड लेवल पर एक साइलेंट क्रांति ला रही है। इन्होंने वहां एक इंटरनेशनल लेवल का म्यूजिक स्कूल भी खोला है जहां ये लोकल और गरीब बच्चों को बिना फीस लिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहां इन्होंने एक नर्सिंग कॉलेज भी खोला है, बच्चों के लिए इंग्लिश कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और मुर्शिदाबाद में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स एकेडमीज को फंड भी कर रहे हैं। आई रियली नीड सीरियस पीपल। नेचुरली जो लोग जुड़ेंगे, जो लोग मुझे लगेगा कि वो लोगों को ये काम से लगा हुआ है और थकेंगे नहीं। तो आखिर क्या है इस पूरी जर्नी, इस रिटायरमेंट और एक खुरदरे फिल्म मेकर बनने का असली सच? क्या ये सिर्फ वो इंसान है जो स्टेज पर गिटार लेकर रोते हुए आशिकों के लिए तुम ही हो गाते हैं, या फिर ये इस जनरेशन के सबसे महान और रिबेलियस आर्टिस्ट हैं जो कैमरे के सामने तो प्यार के गीत गाते हैं लेकिन कैमरे के पीछे पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री और उसके काले सिस्टम के खिलाफ एक साइलेंट जंग लड़ रहे हैं? ये तमाम सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शायद अरिजीत सिंह का सबसे बड़ा गाना वो है जो उन्होंने कभी गाया ही नहीं, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी बगावत चिल्लाने में नहीं बल्कि चुप हो जाने में होती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड के म्यूजिक लेबल्स की मोनोपोली ने इनके जैसे कई महान सिंगर्स की क्रिएटिविटी को मार दिया है? और क्या प्लेबैक सिंगिंग को छोड़कर एक आर्ट हाउस फिल्म मेकर और टीचर बनने का अरिजीत का ये फैसला इनकी लेगेसी को और भी महान बना देगा? कमेंट्स में बताइएगा। और अगर एक रियलिटी शो से रिजेक्ट होने वाले लड़के के म्यूजिक इंडस्ट्री के भगवान बनने और फिर उस भगवान के तख्त को ठुकरा कर वापस जमीन पर लौटने की यह दास्तान आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी रात